हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे विटामिन, जल, खनिज लवण जो होते हैं उनका अवशोषण किस प्रकार से होता है। उनका अवशोषण देखने के बाद में हम बड़ी आंत के अंदर अवशोषण किस प्रकार से होता है और किन किन का अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत के अंदर होता है। अगला अपना टॉपिक रहेगा पाचन की क्रिया विधि का अगला चरण, यानी कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं, और मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि का अंतिम चरण बहिक्षेपण, इनके बारे में हम आज विशेष अध्ययन करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा पोषक तत्वों का अवशोषण। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के पचित अवयवी मोनोसैकेराइड का अवशोषण पढ़ लिया था और एमिनो अम्ल का अवशोषण किस प्रकार से होता है वो हमने पढ़ लिया था, और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण किस प्रकार से होता है वो पढ़ लिया था। अगला 4 नंबर इसका रहता है विटामिन का अवशोषण किस प्रकार से होता है, और 5 नंबर रहता है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवणों का अवशोषण। अगला टॉपिक रहेगा, ये तो अपने अवशोषण के अंदर शेष रह गया था क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बाद में विटामिन, जल और खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार से होता है, ये 2 टॉपिक शेष रह गए थे, तो इनका अपना आज अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में अगला अपना अवशोषण रहेगा बड़ी आंत में अवशोषण। और अगला टॉपिक रहेगा वो होगा मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि का अगला चरण, 4 नंबर स्वांगीकरण। जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं। और अंतिम चरण मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि का बहिक्षेपण। जिसे इजेशन बोलते हैं। इजेशन, ये टॉपिक आज के अध्ययन के अंदर रहेंगे। मानव भोजन के अंदर विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं? नंबर 1 वसा में घुलनशील विटामिन। घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ये विटामिन जो होते हैं ये वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। नंबर 2 होता है जल में घुलनशील विटामिन। घुलनशील विटामिन कौन से विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। अब इनका अवशोषण किस प्रकार से होता है? तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं इनका अवशोषण वसा के समान होता है, यानी कि वसा का अवशोषण विसरण विधि द्वारा होता है। इसी प्रकार से वसा में घुलनशील विटामिनों का अवशोषण भी विसरण विधि द्वारा होता है। और दूसरे प्रकार
प्रकार में आता है, जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी जो होते हैं, इनका अवशोषण सक्रिय अभिगमन द्वारा होता है, यानी कि वाहक के साथ में सक्रिय अभिगमन द्वारा इनका अवशोषण होता है। तो विटामिनों का अवशोषण जो होता है वो सक्रिय, निष्क्रिय और विसरण विधि के द्वारा अवशोषण होता है। अगली बात रहती है जल और खनिज लवणों का अवशोषण। जल और खनिज लवणों का अवशोषण, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं खनिज लवणों के अवशोषण की। खनिज लवणों के अवशोषण की बात करें तो मानव भोजन के अंदर जो खनिज लवण होते हैं, कौन कौन से खनिज लवण होते हैं? देखो, भोजन में मुख्य खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? मुख्य खनिज लवण जो होते हैं वो होता है आपके सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और आयरन होता है और जिंक होता है और आयोडीन होता है। ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये जो खनिज लवण होते हैं, ये भोजन के अंदर मुख्य रूप से पाए जाने वाले खनिज लवण होते हैं और इनका अवशोषण जो होता है वो सक्रिय अभिगमन द्वारा हो जाता है, यानी सक्रिय अभिगमन द्वारा ये अवशोषित होते हैं। उसके बाद में रहता है जल का अवशोषण। जल जो होता है इनका अवशोषण परासन सांद्रता के अनुरूप होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आहार नाल के अंदर जो भोजन के अंदर जल जो होता है, जल की जो अतिरिक्त मात्रा होती है वो अवशोषित होती रहती है। पहले आपने पढ़ा था कि अमाशय के अंदर भी जल की मात्रा अवशोषित होती है, छोटी आंत के अंदर भी जल की मात्रा अवशोषित होती है और विशेष रूप से अतिरिक्त जल अगर शेष रह जाता है तो बड़ी आंत का कार्य जो होता है वो अतिरिक्त जल का अवशोषण करना ही होता है। यानी कि जो जल होता है वो भोजन के साथ में, यानी कि अपशिष्ट के साथ में अतिरिक्त जल की मात्रा होती है वो बड़ी आंत के द्वारा पुनः अवशोषित कर ली जाती है। तो जल का अवशोषण जो होता है वो परासरण सांद्रता के अनुरूप होता है, यानी कि यहाँ पर इस आहार नाल के अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है और बाहर रक्त के अंदर जल की सांद्रता कम होती है, तो यहाँ से जल है वो रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जल का अवशोषण जो होता है वो परासरण द्वारा होता है। अब अपन पढ़ेंगे कि बड़ी आंत के अंदर किस प्रकार से अवशोषण होता है और किन का अवशोषण होता है। अगर हम बात करें बड़ी आंत की, तो आपने पहले पढ़ा था कि पाचन की क्रिया जो होती है वो शुद्रांत्र तक समाप्त हो जाती है। शुद्रांत्र के बाद में पचा हुआ जो भोजन होता है, यानी पचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं और बिना पचा हुआ भोजन जो होता है वो कहाँ आ जाता है? वृदांत्र के सीकम में आ जाता है। जैसे ही ये सीकम में आता है तो यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है। इस कपाट को त्रिकांत्र कपाट कहा जाता है। ये कपाट शुद्रांत्र से बिना पचे हुए भोजन को सीकम में आने देता है और लेकिन सीकम से पुनः शुद्रांत्र में जाने से रोकता है। वो होता है शुद्रांत्र और सीकम के मध्य पाया जाने वाला त्रिकांत्र कपाट। शुद्रांत्र से सीकम के अंदर बिना पचा हुआ भोजन प्रवेश करता है, यानी कि पचा हुआ भोजन जो होता है उनका अवशोषण हो जाता है और बिना पचा हुआ भोजन जो होता है जिन्हें हम अपशिष्ट कहते हैं वो शुद्रांत्र से सीकम में प्रवेश करता है। लेकिन यहाँ पर इस बिना पचे हुए भोजन के साथ में अतिरिक्त जल की मात्रा होती है और कुछ विटामिन होते हैं, इनका इस वृदांत्र द्वारा अवशोषण कर दिया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वृदांत्र जो होता है, बड़ी आंत जो होती है, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है और यहाँ पर अतिरिक्त जल की मात्रा और कुछ विटामिन, विशेष रूप से विटामिन के जो होता है, इनका अवशोषण
वर्धांतर के अंदर होता है। तो इस प्रकार से अवशोषण की क्रियाविधि जो होती है वो संपूर्ण होती है। तो यहाँ पर कौन से टॉपिक क्लियर हो रहे हैं? यहाँ पर अंतर्ग्रहण क्लियर हो रहा है पाचन की क्रियाविधि का, उसके बाद में पाचन की संपूर्ण क्रिया यहाँ क्लियर हो रही है, उसके बाद में अवशोषण की क्रियाविधि यहाँ क्लियर हो रही है। अब अगला टॉपिक जो रहता है वो रहता है मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि का चौथा चरण, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण एसिमिलेशन। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब यह होता है कि आपने पहले पढ़ा कि पचित अवयव जो होते हैं उनका अवशोषण हो जाता है और अवशोषण के बाद में पचित पदार्थ जो होते हैं वो रक्त में चले जाते हैं और रक्त से ये पचित अवयव जो होते हैं वो कोशिका में चले जाते हैं और कोशिका के अंदर ऊर्जा प्राप्ति के लिए इन पचित अवयवों का विघटन हो जाता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया जो होती है वो स्वांगीकरण कहलाती है, यानी कि पचित पोषक पदार्थ कोशिका में ऊर्जा प्राप्ति के लिए विघटित हो जाते हैं और जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जब पचित अवयव रक्त में जाते हैं, पचित पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं तो रक्त से ये प्रत्येक कोशिका में जाते हैं और कोशिका में वहां कोशिकीय शोषण यानी कि आंतरिक शोषण होता है, यानी कि वहां उन पचित भोज्य पदार्थों के साथ में ऑक्सीजन क्रिया करती है, आंतरिक शोषण क्रिया होती है जिससे उन पचित पोषक तत्वों का विघटन हो जाता है, यानी कि उन पचित पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण हो जाता है और जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है और यह क्रिया जो होती है वो स्वांगीकरण कहलाती है। यानी कि पचित अवयवों के विघटन से एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। प्रत्येक कोशिका के अंदर जब स्वांगीकरण की क्रिया होती है उसके बाद में अगर ये पचित पोषक पदार्थ अतिरिक्त मात्रा में है तो ये कोशिका के अंदर ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संग्रहित हो जाती है। अगर इनकी मात्रा अतिरिक्त होती है, अगर इन पोषक पदार्थों की मात्रा जो कोशिका के अंदर जाते हैं, जो रक्त के द्वारा प्रत्येक कोशिका के अंदर जाते हैं, इनकी मात्रा जब अतिरिक्त हो जाती है, ऊर्जा प्राप्ति पूर्ण हो जाती है, फिर भी इनकी मात्रा शेष रह जाती है तो ये कोशिका में संचित कर लिए जाते हैं, कोशिका के अंदर संग्रहित कर लिए जाते हैं। संग्रहण करने का रूप जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है, वसा होता है। वसा और ग्लाइकोजन के रूप में अतिरिक्त पोषक तत्वों का संग्रहण किया जाता है। किस कोशिका के अंदर? जंतु कोशिका के अवशोषित खाद्य पदार्थ रुधिर द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। कोशिका में ऊर्जा प्राप्ति हेतु इनका विघटन होता है। एवं ऊर्जा एटीपी के रूप में
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित की जाती है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो स्वांगीकरण का मतलब क्या हुआ? पचित भोज्य पदार्थों का विघटन, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा का बनना, क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संचित की जाती है। अगर खाद्य पदार्थ जो होते हैं, पचित अवयव जो होते हैं, इनकी अतिरिक्त मात्रा होती है, इनकी ऊर्जा प्राप्ति होने के बाद भी जो मात्रा शेष रह जाती है या ज्यादा होती है, उन पोषक पदार्थों को, उन पचित पोषक पदार्थों को ग्लाइकोजन और वसा के रूप में कोशिका में संग्रहित कर लिया जाता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जंतु कोशिकाओं के अंदर खाद्य संग्रहण जो होता है वो ग्लाइकोजन वसा के रूप में होता है। इन पदार्थों से शरीर के लिए आवश्यक नए पदार्थों का जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का संश्लेषण किया जाता है। इन क्रियाओं में यकृत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो आपने पढ़ा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, अन्य जो क्रियाएं जो यकृत के कार्य के अंदर आपने पढ़ी थी, ये कार्य कौन करता है? यकृत करता है। यानी कि अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थों की मात्रा होती है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संग्रहित होती रहती है, और इन ग्लाइकोजन और वसा से शरीर के आवश्यक जो नए पदार्थ होते हैं, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण है, नए कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण है और वसा का संश्लेषण है, वो इनसे होता रहता है। और ये कार्य करने में महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो लीवर का होता है। तो इस प्रकार की क्रिया जो होती है वो स्वांगीकरण कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि का अंतिम चरण बहिक्षेपण। पाचन की क्रिया विधि का अंतिम चरण बहिक्षेपण। जिसे डाइजेशन कहा जाता है। क्या होता है बहिक्षेपण? तो देखिए,
जब शुद्रांतर से बिना पचा हुआ भोजन जिसका पाचन नहीं होता, यानी कि वो अपशिष्ट पदार्थ जैसे ही सीकम में आता है, यानी कि बृहदान्त्र के अंदर आता है, तो उसके अंदर अतिरिक्त जल की मात्रा और कुछ विटामिन होते हैं जो बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब इस बड़ी आंत के द्वारा कुछ पदार्थों का स्त्रावण भी किया जाता है, जैसे श्लेष्मा है और औषधीय पदार्थ है, इनका इस बड़ी आंत के द्वारा स्त्रावण भी किया जाता है, जो इस अपशिष्ट के साथ में मिल जाते हैं। और अब ये अपशिष्ट जो होता है वो अर्ध ठोस होता है और ये मल कहलाता है, जिसे विष्टा कहते हैं, जिसे स्टूल कहा जाता है। इस विष्टा को मलाशय के अंदर एकत्रित किया जाता है और जब मलाशय के अंदर इसका दाब बढ़ जाता है तो ये मलाशय से गुदा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है और इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहा जाता है। बहिक्षेपण का मतलब ये हो गया, तो हम कह सकते हैं कि मल का विसर्जन ही बहिक्षेपण है। मल का संगठन क्या क्या होता है मल के अंदर? तो इसके अंदर विशेष कुछ नहीं होता, कुछ जल की मात्रा होती है जो 60 से 70% टोटल वेट की होती है, और उसके साथ में और होती है श्लेष्मा। श्लेष्मा जो होती है वो बृहदान्त्र के द्वारा स्त्रावित की जाती है, वो श्लेष्मा इसके अंदर होती है। मृत उपकला कोशिकाएं, मृत जीवाणु और पित्त वर्णक। पित्त वर्णक के अंदर मुख्य रूप से बिलिरुबिन, बिलिरुबिन वर्णक जो यकृत के पित्त रस में होता है, यानी कि यकृत कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होने वाला पित्त वर्णक बिलिरुबिन जो होता है वो इस मल के अंदर होता है और इस वर्णक के कारण ही मल का रंग हल्का पीला होता है। और होते हैं प्रोटीन अपशिष्ट। प्रोटीन अपशिष्ट कौन सी होती है? स्केटॉल, इंडोल और हिस्टिडीन। ये प्रोटीन अपशिष्ट इसके अंदर होते हैं और इस प्रकार से ये जो संगठन होता है ये अर्ध ठोस होता है, हल्के पीले रंग का होता है और ये मल कहलाता है, ये विष्टा कहलाता है, ये स्टूल कहलाता है। ये बड़ी आंत के अंदर अतिरिक्त जल की मात्रा और कुछ विटामिन के रूप में मुख्य रूप से विटामिन के होता है, इनका बड़ी आंत के द्वारा अवशोषण करने के बाद में शेष जो अर्ध ठोस पदार्थ रहता है वो मल कहलाता है और जिसमें श्लेष्मा, मृत उपकला कोशिकाएं, मृत जीवाणु, पित्त वर्णक बिलिरुबिन और प्रोटीन अपशिष्ट स्केटॉल, इंडोल और हिस्टिडीन आदि पाए जाते हैं, वो मल कहलाता है। और यह मल इस वृत्तांत्र की क्रमांकुंचन गति के दौरान कहां पर आ जाता है? यह डिसेंडिंग कॉलम से निकलकर यहाँ होता है सिग्माइड कॉलम, यहाँ सिग्माइड कॉलम के अंदर आ जाता है और सिग्माइड कॉलम से ये मलाशय के अंदर एकत्रित होने लगता है। अब ये मलाशय के अंदर जैसे ही एकत्रित होता है तो मलाशय की भित्ति पर इनका दाब बढ़ता है। ये दाब जो होता है, जब ये दाब 20 mmHg पहुंच जाता है, ये इतना दाब पहुंच जाता है, तब इस मलाशय की जो भित्ति होती है उसके अंदर संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा इस दाब को ग्रहण किया जाता है, इस आवेग को ग्रहण किया जाता है और यहाँ से ये आवेग सैक्रम मेरु तंत्रिकाओं के दौरान मेरु रज्जु में जाते हैं और मेरु रज्जु से प्रत्युत्तर जो होता है वो प्रेरक तंत्रिकाओं के दौरान पुनः आहार नाल की पेशियों के अंदर आता है। यानी कि जिस उद्दीपन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप
यानी कि यहाँ ऊपर की ओर डायफ्राम होता है, डायफ्राम के अंदर संकुचन होता है, पेट की पेशियों के अंदर संकुचन होता है और मलाशय के अंदर पाई जाने वाली अनुदिद्र पेशियां जो होती हैं उनके अंदर भी संकुचन होता है और जिससे मलाशय के अंदर दाब बढ़ जाता है। और जैसे ही मलाशय के अंदर दाब बढ़ता है तो मलाशय जो गुदा में खुलता है, तो गुदा की जब दो पेशियां होती है, एक बार दो अवरोधनियां होती है, गुदा की जब दो अवरोधनियां होती है, जो आपने पहले औतिकी के अंदर पढ़ा था, बाह्य अवरोधनी और आंतरिक अवरोधनी। आंतरिक अवरोधनी जो होती है वो चिकनी पेशियों के द्वारा बनी होती है और बाह्य अवरोधनी जो होती है वो रेखित पेशियों के द्वारा बनी होती है। यानी कि एक अनैच्छिक होती है, आंतरिक जो होती है वो अनैच्छिक होती है और बाहरी जो होती है वो ऐच्छिक होती है। तो इन पेश अवरोधनियां, ये दो प्रकार की अवरोधनियां हैं, वो मलाशय के अंदर दाब बढ़ने से अवरोधनियां खुल जाती है, जिससे मल जो होता है वो गुदा से बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। 24 घंटों के अंदर मल जो होता है वो 1 या 2 बार विसर्जित किया जाता है। इस प्रकार से मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि आज पूर्ण होती है।